हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं लेके आया हूँ सीटेट का मैथ प्लस मैथ की पेडागोजी किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। एक भी प्रश्न यहाँ पर आपका जो सीटेट में आता है, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, इसको कंप्लीटली डिस्कस किया जाएगा। और प्रयास ये रहेगा कि आपका एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बचकर ना जाए। साथ ही एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सीटेट के मैथ को समझा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा सीटेट में मैथ का क्या क्या सिलेबस है, कंटेंट में क्या क्या है, प्लस पेडागोजिकल इश्यूज, हमारे पेडागोजी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और बच्चों को किस तरीके से उनको रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। क्लास फर्स्ट है और अपने जो भी साथी हैं, जो भी सीटेट के फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी को इन्फॉर्म कर दें कि मैथ को बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से आप सभी से डिस्कस किया जाएगा। साथ ही आप सभी लोग जो भी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं, तो वो ज्ञानशाला 940 से ऐड हो सकते हैं, ताकि अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे डिस्कस कर सकें और हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर। इस संख्याएं क्या है। ओके, संख्याओं पे प्रश्न हमारे किस तरीके से बनते हैं, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो बात करते हैं पहले इस पे हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको समझते हैं। सबसे पहले आता है संख्या। अब संख्याएं आप सभी लोग जानते हैं कि संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो संख्या वह अंक गणितीय मान है जिसे हम शब्द, प्रतीक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। नंबर इज द अर्थमेटिकल वैल्यू विच वी एक्सप्रेस बाय वर्ड, सिंबल एंड फिगर्स बी यूज्ड इट फॉर कैलकुलेशन, मेजरमेंट इटीसी। मीन्स हम इसका यूज जो है वो गणना करने और मापन करने के लिए करते हैं। अब संख्याओं से रिलेटेड हम जिसमें अध्ययन करते हैं, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्या एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। मीन्स नंबर सिस्टम कहलाता है आपका। नंबर सिस्टम क्या कहलाता है? जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं, उनके रिलेशन और इनके रूल्स पे हम जो बात करते हैं, मीन्स स्टडी करते हैं, उनको हम संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया संख्याएं क्या है। उसके बाद हमारा आता है दार्शनिक प्रणाली, मीन्स डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम क्या है? आपने हमेशा देखा होगा कि हमें जो संख्याएं स्टडी करनी होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 0 से 9 तक। मीन्स हम इसमें कह सकते हैं इस प्रणाली में 10 संकेतों 0 से 9 तक का प्रयोग किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिन्हें अंक कहते हैं। ओके, ये सभी अंक ही तो हैं। 0 से 9 तक के हमारे क्या हैं? ये अंक हैं। 10 संकेतों द्वारा प्रयुक्त इस प्रणाली, यह प्रणाली दार्शनिक प्रणाली कहलाती है, मीन्स डेसिमल सिस्टम कहलाता है। यह संकेत वास्तव में गणना की वर्णमाला है। वर्णमाला मीन्स जैसे आप हिंदी या इंग्लिश में कि किसी भी शब्द को पढ़ने के लिए हमें अक्षरों की आवश्यकता होती है, और अक्षरों का जो हमारा समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं। ओके, यहाँ पर गणित की मीन्स गणना की वर्णमाला। ठीक है, द साइन इज एक्चुअली एन अल्फाबेट ऑफ कैलकुलेशन। जिस प्रकार विभिन्न लिपियों की वर्णमाला से विभिन्न शब्दों की रचना करते हैं, उसी प्रकार इन संकेतों से असंख्य शब्दों की रचना कर सकते हैं। अब आपको यदि 0 से 9 तक की संख्याएं पता हैं तो आप बहुत प्रकार की संख्याओं को बना सकते हैं, जैसे 1 1, ठीक है, 1 9, 2 0, 3 0, 9 4, 4 9, 9 9 9, 3 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 6 टाइम। मीन्स हम असंख्य प्रकार की संख्याओं की रचना इनसे कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? डेसिमल सिस्टम कहलाता है। ठीक, उसके बाद इसमें संख्याओं को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है।
अब आप सभी लोग जानते हैं कि आपने 0 से 10 तक, 0 से 9 तक की संख्याओं से 100 तक की संख्या बनाई, 100 से 1000, 1000 से 1 लाख, 10 लाख, करोड़, यहाँ तक की संख्याओं को हम बना सकते हैं, बहुत ही प्रकार की। अब इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम इन संख्याओं को लिखते कैसे हैं। इसमें संख्याओं को लिखने के लिए दाई ओर से बाईं ओर मीन्स राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। अब इनको रीड कैसे करते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब आदि स्थान होते हैं। और हमेशा इनको रीड कैसे करते हैं, जैसे आपके पास कोई भी संख्या लिखी गई है 99325, तो हमेशा हम राइट टू लेफ्ट ही तो काउंट करते हैं। मीन्स ये आपका यूनिट प्लेस पे है इकाई, ये दहाई पे है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है, और भी हो सकती हैं, लाख हो सकती हैं, करोड़ हो सकती हैं। तो हमेशा स्टार्टिंग लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट की ओर करते हैं। ओके, इसमें इकाई से बाईं ओर क्रम से जितना बढ़ते हैं उतना ही अंकों के स्थान में 10 गुने से वृद्धि होती है। ओके, अब इसका मीन्स क्या है, एज वी मूव फ्रॉम यूनिट टू लेफ्ट एंड रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ डिजिट इंक्रीज्ड बाई 10 टाइम्स। मीन्स आपने देखा कि इकाई में हमारा यहां पर कौन कितने अंक हैं, 1 अंक है। दहाई में कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, 10 टाइम्स बढ़ गया, इंटू 10 हुआ। फिर सैकड़ा पे आते हैं तो सैकड़े में हमारे जो स्टार्टिंग होती है वो 100 से होती है, तो ये जो प्लेस है आपका 10, ठीक है, टेंस पे, तो यहाँ पे ये 10 टाइम्स बढ़ गया। इसके बाद हमारा 1000 आता है, तो 1000 जो है इसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स बढ़ा, ये 1000 हो गया। ओके, तो इस तरीके से जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं राइट टू लेफ्ट, उतना 10 टाइम्स इंक्रीमेंट होता रहता है। ओके, तो ये हमारी सभी दार्शनिक प्रणाली कहलाती है, मिस डेसिमल सिस्टम कहलाता है। उसके बाद संख्यांकन प्रणाली मीन्स नंबरिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसको समझिए कि संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। मीन्स ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल। ओके, अब संख्यांकन प्रणाली 2 प्रकार की होती है, आप सभी लोगों ने इसके प्रश्न भी हमारे एग्जाम में देखे होंगे। एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है कि हमारा भारतीय प्रणाली क्या है और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है, इसको समझिए कि भारतीय प्रणाली में जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी संख्या को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, भारतीय प्रणाली है, इंडियन सिस्टम है। जब हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पे जाते हैं तो वहां पे हम मिलियन, 10 मिलियन और इस तरीके से 100, 1000 इस तरीके से संख्याओं को रीड करते हैं, इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय प्रणाली क्या है। तो आपने इस तरीके से देखा होगा और इस तरीके से ही हमेशा इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने कुछ कॉलम्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब इस कॉलम्स में ये हमारा आवर्त है, आवर्त में क्या है, इकाइयां हैं, हजार है, लाख है और करोड़ है। इससे और ऊपर भी चल सकते हैं लेकिन हम यहाँ तक ही इसको रीड करते हैं। अब देखिए इकाई में कितनी यूनिट्स आती हैं, मीन्स इकाई, दहाई और सैकड़ा, हम 3 चीजों को यहाँ पे रीड करते हैं। हजार में 2 होते हैं, 1000 और 10,000। लाख में भी 2 होते हैं, लाख और 10 लाख। करोड़ में भी 2 ही होते हैं, करोड़ और 10 करोड़। अब इसको यदि हम लिखना हो तो इकाई में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो हमेशा इकाई में 1 अंक ही होता है। ओके, जैसे यहां पे हम बात करें 6 में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो यहां पर 6 में सिर्फ 1 ही अंक की आवश्यकता होगी। ओके,
दहाई में कितने अंकों की? दहाई हमेशा 2 अंकों की होती है। और हम कहां तक जाते हैं दहाई में? हम हमेशा 99 तक हम दहाई के अंकों को रीड करते हैं। ओके, जैसे एक में हम बात करें तो एक को यदि कोई संख्या लिखी गई है 61 मीन्स 16, ठीक है, तो यहां पे देखिए दहाई पे एक अंक आ रहा है और एक के बाद हमारा एक अंक और है, मीन्स 1 और 0, ठीक है। ऐसे ही सैकड़ा में हमारा स्टार्ट कहां से होता है? 100 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 999 तक, मीन्स 999 तक जाता है। अब 100 को हम घात के रूप में लिखें तो 10 की घात 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? उसके बाद 1000 में आते हैं तो 1000 में हमारा 1000 होता है, मीन्स 1000 को हम घात के रूप में लिखेंगे तो इसको 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 4। लाख में 5 जीरो आते हैं, मीन्स, ठीक है। अब 1,00,000 को यदि हम घात के रूप में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5। यदि आपका कहीं पर भी लिखा गया है कि 5 इंटू 10 की घात 5, ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 लाख इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते, मीन्स जितनी घात यहां पर चढ़ी हुई है उतनी ही हमारी जीरो की संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद करोड़ में हमारे 7 जीरो आते हैं, इसको हम 10 की घात 7 लिख सकते हैं। 10 करोड़ में हमारे 8 जीरो आते हैं, इसको 10 की घात 8 के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये संख्याएं हैं तो संख्याओं को हम ये भी लिख सकते हैं 10 7 इंटू 10 की घात 2, 3 इंटू 10 की घात 3, मीन्स ये हमारा एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये इंडियन सिस्टम है और इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। ओके, क्लियर है ये सभी को इंडियन। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें हम किस तरीके से पढ़ते हैं? इसमें हम यूनिट, टेंस, थाउजेंड, 10,000, ओके, और 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन के फॉर्म में हम इंटरनेशनल सिस्टम को स्टडी करते हैं। मीन्स आप सभी लोगों ने इस तरीके के प्रश्नों को देखा होगा और यहाँ पे हम सभी लोगों ने इसको पढ़ा है कि हमारा इंडियन सिस्टम क्या है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यूनिट्स में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। थाउजेंड्स में हम 10,000 और 10,000 पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम में, और जब इंटरनेशनल सिस्टम से जाते हैं तो 1000, ओके, 10,000, और इसके बाद हमारा जो लाख में हम पढ़ते थे वहां पे क्या हो जाता है? 100,000, ओके ओके। उसके बाद हमारा आता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। सेम प्रोसेस है, सेम ही आपके अंकों में कोई भी चेंज नहीं होता है और पावर्स में भी कोई चेंज नहीं होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन चलते हैं। ओके, सभी को समझ में आया होगा कि हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। उसके बाद सबसे ज्यादा हमारे जो प्रश्न बनते हैं कि रोमन प्रणाली क्या है। आपने इसके प्रश्न भी देखे होंगे, आपने देखा होगा कि रोमन प्रणाली में आपके जो प्रश्न आते हैं हमसे कहा जाता है कि आप 50 को रोमन प्रणाली में कैसे लिखेंगे, ठीक है। या हमसे कभी कह दिया कि यहाँ पे 51 या 55 को रोमन प्रणाली के अंतर्गत हम कैसे लिख सकते हैं। 100 को क्या लिखेंगे, 500 को, 1000 को, इस तरीके से जो हमारा रोमन प्रणाली होता है उसको स्टडी करते हैं। तो रोमन प्रणाली के अनुसार संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। अब किस तरीके से किया जाता है, किसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप क्या करते हैं, एक के लिए मीन्स आपने लिखा यदि एक, तो आप इसको रोमन प्रणाली में 1 लिखेंगे, ठीक है। 5 के लिए आप लिखेंगे V,
ओके, अब इसको देखिए समझते कैसे हैं। मीन्स यदि ये हमारा 5 है, ठीक है, 5 है, 5 को यदि 5 से पहले कोई संख्या है, जैसे हम बात करते हैं 4 की, तो 5 से पहले 4 है और 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v के फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो है 1 कम है, तो हमेशा जो वैल्यू कम होगी तो उसके आगे आई लगाएंगे, तो ये आपका 4 हो गया। यदि यहां पे लिखा गया 6, अब ये 6 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, v और i, ये आपका 6 हो गया। सेम कंडीशन, यदि आपका 10 लिखा गया है और 10 को आप लिखते हैं x, और x से पहले यदि i लिखा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और x के बाद यदि हमारा कहीं पे लिखा गया है i, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11। 2i लिखा है तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से रोमन प्रणाली को लिखते हैं। 50 के लिए आप किस सिंबल का यूज करेंगे, एल का। अब ये जो आपके जो सिंबल्स हैं ये आप सभी को याद होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न जब आपको आता है एग्जाम में तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 50 को हम कैसे लिखेंगे, 100 को या 500 को किस तरीके से या किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 50 के लिए एल होता है और 100 के लिए सी मीन्स सेंचुरी, तो सेंचुरी से आपका क्या बन गया, सी बन गया। 500 के लिए आप हमेशा लिखेंगे एम, एम सिंबल का यूज करते हैं। अब किसका यूज कितनी बार हो सकता है, तो इसको समझिए कि आई, एक्स, सी और एम का प्रयोग अधिकतम 3 बार किया जा सकता है, ठीक है। मीन्स अगर आपको लिखना है 30, तो 30 को हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 10, तो 10 का सिंबल है x, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अगर ये 31 हो गया तो 31 के लिए आप क्या करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू आई, ओके। 29 के लिए इसको पहले लिखेंगे। तो किसी इन 4 सिंबल्स का यूज जो है वो आप मैक्सिमम 3 टाइम्स कर सकते हैं, इसके बाद आप इसका यूज नहीं करेंगे। अब यदि यहां पे लिखा गया है 40 मीन्स 40 आपको लिखा गया है, अब 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10, लेकिन 4 इंटू 10 एक्स का मीन्स होता है 10 का मीन्स होता है एक्स, तो आपने क्या करना है 4 टाइम्स एक्स नहीं लिखेंगे। अब ये देखिए कि ये जो वैल्यू है वो आपकी 50 से कितनी कम है, तो 50 का सिंबल होता है एल, और ये आपका 10 कम है, तो कम के लिए आप क्या करेंगे एक्सएल, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 40 को रिप्रेजेंट करेगा। यदि यहीं पे यदि हम इसको लिख दें 60, तो L का मीन्स होता है 50 और X का मीन्स होता है 10, तो ये LX आपका क्या हो जाएगा, 60 को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स इन 4 सिंबल्स का यूज हम मैक्सिमम 3 टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारे 3 बचते हैं V, L और D। तो V, L और D का यूज हम मैक्सिमम 2 टाइम्स, 2 बार नहीं लिखे जा सकते, मीन्स एक बार ही लिखे जाएंगे, ओके। तो यदि आपको कहीं पे लिखा गया है 10, तो 10 को आप ऐसा नहीं करेंगे कि v इंटू वी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस गलत हो जाएगा, इसको आप x ही लिखें, ओके। अब इन पे प्रश्न जो बनते हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा सा हम इसके जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको कवर करते हैं, उसके बाद इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथ ही अपने साथियों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी मैथ का जो सीटेट का है उसको अच्छे से समझ सके। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं संख्याओं की। हमारी संख्याओं को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि प्रश्न में कि पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, तो इस प्रकार की चीज नंबर्स
हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको क्या लिखते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या की बात करें उससे पहले एक हमारी और आती है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या को ऐसे ही समझते हैं जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मीन्स वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और हमारी कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो ये हमारी नेचुरल नंबर है, मीन्स इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इफ जीरो इज आल्सो इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर द होल नंबर इज ऑब्टेन्ड। तो होल नंबर्स मीन्स W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W बराबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक हम जाते हैं। अब प्रश्न हमारा बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो जिसकी स्टार्टिंग जहां से होगी तो वह संख्या कैसी होगी, सबसे छोटी होगी। मीन्स 0 आपकी कैसी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ओके, और कहां तक जा रहे हैं हम? अब हम जा रहे हैं अनंत तक। अब अनंत क्या है भाई, अनंत का हमें नहीं पता कि अनंत में हम कहां तक जाएंगे। ओके, तो अनंत को ऐसे समझिए कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई 99 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, एक स्टूडेंट और आता है वो ये कहता है कि सर 99 आपकी सबसे बड़ी नहीं है, 999 सबसे बड़ी है। एक और आता है, वो एक और 9 लगा देता है, एक और 9 लगा देता है। तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। ओके, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर होगा कोई नहीं। यदि आपके पास ऑप्शन है 4 तो 9, 99, 999, इन तीन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 999। ओके, क्लियर है? उसके बाद हमारे आता है प्राकृतिक संख्या को हम बता चुके हैं आपको कि नेचुरल नंबर क्या होता है। उसके बाद हमारा आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। ठीक है, जैसे हम इसको लिखते हैं, आपका एक जीरो बैलेंसिंग पॉइंट है। जीरो से राइट हैंड की तरफ की जितनी संख्याएं हैं वो आपको सभी पॉजिटिव मिलेंगी और लेफ्ट साइड की जितनी संख्याएं हैं वो आपको सभी नेगेटिव मिलेंगी। ओके, तो ये हमारी दोनों प्रकार की संख्याएं किसमें आती हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारी पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। ओके, उसके बाद सम संख्याएं कौन सी होती हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि सम संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, इसको हम समझते हैं। ओके, तो सिंपली सम संख्याओं को ऐसे समझिए, हम छोटे से हमेशा यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारी सभी कैसी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अब एग्जाम में यदि आपके पास प्रश्न आ गया और हमसे पूछा जाए कि 9 3 2 5 4 6 7 और 9 2, ओके, अब हमसे कहा जाए कि ये संख्या सम है या विषम है, तो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहां पर इसको 2 से डिवाइड कर पाए। तो सिंपली इसको ऐसे समझिए कि वे संख्याएं जिनका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 हो, नंबर्स हुज यूनिट डिजिट्स आर 0 to 8। के जैसे 15,284 किस प्रकार की संख्या है? अब 15,284 में हमने देखा कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है, 4 है। और हमारा रूल भी यही कहता है कि यदि 0 2 4 6 8 हो तो संख्या आपकी कैसी होगी, इवन नंबर होगी। 25,970 में यूनिट डिजिट आपका 0 है, 35,986 में यूनिट डिजिट 6 है। यदि आपको दे दिया जाए 3,59,000
861। ये संख्या कैसी होगी? तो ये आपकी संख्या आपकी सम नहीं होगी, मीन्स इवन नंबर नहीं होगा। तो जब इवन नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यदि इवन नंबर नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वह आपका नंबर कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। अब इवन आपने पढ़ा कि यदि किसी संख्या में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो ये आपका इवन नंबर है। यदि इसमें किसी भी संख्या में ये अंक नहीं है तो वह संख्या कैसी होगी, ऑड होगी। मीन्स 1, 3, 5, 7, 9 ये किसी भी संख्या का यदि यूनिट डिजिट है तो आपका जो संख्या होगी वो आपकी ऑड नंबर के अंतर्गत आएगी। मीन्स जैसे आप समझ सकते हैं कि 78,965 में यूनिट डिजिट आपका 5 है, ऑड नंबर होगा। 34,657 में 7 आपका ऑड नंबर है। 15,287 में यूनिट डिजिट 7 है, मीन्स ऑड नंबर होगा। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए कि हमारी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनको कैसे हम किस संख्या को किस नाम से बुलाते हैं, ताकि आपके प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सके। ओके, उसके बाद आती है हमारी कंपोजिट नंबर, मीन्स भाज्य संख्या। तो बेस संख्याएं, अब देखिए भाज्य को ऐसे समझिए कि बेस संख्याएं जो किसी के साथ भी भाग जाएं, समझ रहे? मीन्स हमने 4 को देखा, भागने का मतलब ये है कि वो किसी से डिवाइड हो जाए। हमने देखा कि भाई ये 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। मीन्स कोई भी संख्या देखिए, किसी भी नंबर्स को उठा लीजिए, आपके मन में जितना भी नंबर आता है उस नंबर को उठाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 ही उठाइए, मैंने उठाया 495। ठीक है, तो कोई भी नंबर 1 से हमेशा डिवाइड होता है। दूसरा, वह खुद से भी डिवाइड होता है, मीन्स ये 495 से भी डिवाइड होगा। तो मैंने आपको बताया कि बेस संख्याएं जो किसी के साथ भी भाग जाएं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। या फिर बेस संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त हो जाए। अन्य का मतलब यही है कि वो किसी के साथ भाग जाएं, मीन्स किसी अन्य से भी डिवाइड हो जाएं तो आपकी कैसी होंगी, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड है और खुद से भी डिवाइड है। इसके अलावा वह किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। तो यदि ऐसी कंडीशन बनती है किसी प्रश्न में किसी नंबर्स के साथ तो हमेशा वो भाज्य संख्या होगी। अब हमने देखा कि 5 हमारा 1 से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है। इसके अलावा किसी अन्य से डिवाइड नहीं है, किसी और के साथ नहीं भाग रही है, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य नहीं है तो किस प्रकार की संख्या है, तो जब भाज्य नहीं है तो अभाज्य संख्या होगी। जैसे बेस संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो तो हमारी कैसी होंगी, प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कुछ संख्या मैंने 1 से लेकर 10 तक लिखी है। अब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को समझिए, इसके बाद बाकी संख्याएं इसी फॉर्म पे रहेंगी। मीन्स हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमने देखा कि 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं वो 1 से डिवाइड है, 2 हमारा 1 और 2 से डिवाइड है, 3 हमारा 1 और 3 से डिवाइड है, 4 हमारा 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड है, 5 हमारा 1 और 5 से डिवाइड है, 6 जो है वो 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से डिवाइड है, 7 हमारा 1 और 7 से, उसके बाद 8 हमारा 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से, ऐसे ही 9 हमारा 1 और 9 के अलावा 3 से डिवाइड है, और 10 2 और 5 से भी डिवाइड है। तो अब इसको प्रश्न कैसे बनते हैं कि एक किस प्रकार की संख्या है, तो हमेशा याद रखें कि एक हमारा ना तो भाज्य के अंतर्गत आता है और ना ही अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। ओके, दो हमारी
देखिए 1 और 2 से डिवाइड है, मीन्स किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं है। तो हमारी जब 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से डिवाइड नहीं होगी तो हमारी संख्या कैसी कहलाएगी? प्राइम नंबर कहलाएगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, मीन्स आप यहां पे इसको नोट कर सकते हैं कि सभी सम संख्याएं, सभी सम कैसी होती हैं? भाज्य संख्या होती है। ठीक है, भाज्य संख्या होती हैं, किसको छोड़कर? सिर्फ 2 को छोड़कर। ठीक है, और सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं कैसी होती हैं? अब देखिए विषम आपकी 3 कैसी है? अभाज्य संख्या है। ओके, 9 हमारी कैसी है? विषम संख्या है लेकिन कैसी है? भाज्य है। मीन्स सभी भाज्य संख्याएं, सभी विषम संख्याएं भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, अब याद रखें कि सभी सम संख्याएं कैसी होती हैं? भाज्य होती हैं, किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर। और सभी विषम संख्याएं कैसी होती हैं? भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अब देखिए, आपने देखा कि एक प्रश्न हमारा एग्जाम में आया कि 1 किस प्रकार की संख्या है? भाज्य, अभाज्य, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। अब देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि ये लिखा गया है 2, 5, 7 या 9, तो हमारे यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? 2। यदि आपका आंसर इसमें ऑप्शन रहता है 3, ठीक है, तो यहां पे आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा सा डाउट में चला जाता है कि हमारा 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है। तो कभी कभी हमारा प्रश्न ये बनता है या हमसे पूछ लिया जाता है कि 2, 4, 5 या 9 की अभाज्य संख्या कौन सी है, सॉरी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहां पर यह प्रश्न भी आपका डाउट में चला जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि इसमें या तो 2 रहेगा या 3 रहेगा, सेम कंडीशन या तो 2 रहेगा या फिर 4 ऑप्शन में रहेगा। तो इन दोनों में संख्याओं मीन्स 2 आपका दोनों में के अंतर्गत आता है, इसलिए ये थोड़ा सा डाउट में रहता है। तो भाज्य और अभाज्य क्लियर है सभी को? ठीक है, इसी से जुड़ी हुई एक संख्या और आती है सह अभाज्य संख्या। मीन्स नाम से तो हमारा भाज्य अभाज्य में आता है लेकिन को प्राइम नंबर, तो इसका सिंपली आप समझ सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1 हो। जैसे 2 और 3, 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 3 में कॉमन फैक्टर आपका 1 है। या फिर ऐसे समझिए कि एक संख्या का दूसरी संख्या में डिवाइड करने पर यदि 1 टाइम्स डिवाइड जाता है तो आंसर आपका होगा सह अभाज्य संख्या। नियरेस्ट संख्याएं भी आपकी सह अभाज्य के अंतर्गत आती हैं, जैसे 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7 सभी अभाज्य संख्याएं भी सह अभाज्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन ये हमारी सह अभाज्य भी होती हैं। ओके, तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो हमारी सह अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। दूसरी बात कि ये हमेशा संख्याएं पेयर में चलती है, ये सिंगल संख्या कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ संख्याएं हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में और संख्याएं जो बची हुई हैं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, स्थानीय मान, जाति मान, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अपने साथियों के पास क्लास को शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमसे और सीखते रहिए मैथ को कैसे आसानी से सीखा जाए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।